दोस्तों आदाब। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 15 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्र के नीचे से हुआ ड्रोन हमला, क्या जंग अब नई करवट लेने वाली है? एक तरफ ईरान पर दबाव और नाकाबंदी तो दूसरी तरफ तुर्की की सरहद बनी उसकी लाइफलाइन। ट्रक और ट्रेन और व्यापार ने बढ़ाई रफ्तार। उधर संयुक्त अरब अमीरात से $3 अरब, 2 टन सोना और 15 विमानों के सनसनीखेज दावे ने मचा दी हलचल। लेकिन इन दावों की पूरी तस्दीक क्यों नहीं हुई है? क्या खाड़ी के देश ईरान से टकराव नहीं बल्कि कूटनीति और समझौते से अपने रास्ते बचाने में जुटे हैं? समुद्र में बारूद, जमीन पर कारोबार और पर्दे के पीछे कूटनीति। ईरान के खिलाफ दबाव की इस पूरी कहानी में असली खेल आखिर कौन खेल रहा है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा। ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई कि समुद्र में 2 कमर्शियल टैंकर जहाज को निशाना बनाया गया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक दोनों जहाज तेल ले जाने वाले कमर्शियल जहाज थे और उन पर हमला होने की बात कही जा रही है। लेकिन इस खबर की सबसे अहम और चौंकाने वाली बात सिर्फ हमला नहीं है बल्कि हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बार ईरान की तरफ से ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जो पानी के अंदर जाकर हमला कर सकते हैं। यानी अब खतरा सिर्फ आसमान से आने वाले ड्रोन या मिसाइलों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अगर ये दावा सही साबित होता है तो समुद्र की सतह के नीचे से भी हमला किया जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी जहाज पर ड्रोन या मिसाइल से हमला होता है तो उसे ऊपर से आते हुए देखा जा सकता है, लेकिन पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन एक अलग तरह का खतरा पैदा करता है। वो समुद्र के अंदर काफी खामोशी से आगे बढ़ सकता है और जहाज के करीब पहुंचकर उसे निशाना बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में जहाज को संभलने या बचने का मौका बहुत कम मिल सकता है। इसी वजह से अगर ईरान के अंडर वाटर ड्रोन के इस्तेमाल की बात आगे चलकर सही साबित होती है तो इसे ईरान की समुद्री जंग की रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस मामले में हुआ क्या? शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकल रहे 2 कमर्शियल टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई। दोनों जहाजों पर वन वे अटैक ड्रोन से हमले किए जाने की बात कही जा रही। वन वे अटैक ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जिन्हें हमले के लिए भेजा जाता है और अपने लक्ष्य से टकराकर या उसके पास जाकर धमाका करते हैं। दोस्तों, अब इस कहानी का दूसरा और बेहद अहम पहलू समझिए। एक तरफ ईरान पर बाहर से दबाव बढ़ रहा है, समुद्र में उसके लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव लगातार बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल पैदा होता है, अगर ईरान पर इतनी पाबंदियां और इतना दबाव है तो फिर वहां रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चल रही है? सामान आजा कैसे रहा है? ईरान का कारोबार पूरी तरह क्यों नहीं ठप पड़ गया? इस सवाल का एक बड़ा जवाब है तुर्की। ईरान के लिए तुर्की सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि यूरोप तक पहुंचने वाला एक बेहद अहम जमीनी रास्ता बन गया। खासकर उस वक्त जब समुद्री रास्ते मुश्किल में हो तो जमीन के रास्ते व्यापार करना किसी देश के लिए लाइफलाइन जैसा हो जाता है। यानी एक तरफ समुद्र में परेशानी है लेकिन दूसरी तरफ तुर्की की सरहद से ईरान का माल बाहर जा रहा है और सामान अंदर आ रहा है। यानी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल के शुरुआती 4 महीनों में तुर्की की तरफ मौजूद बाजारगान बॉर्डर के रास्ते ईरान के एक्सपोर्ट में करीब 300% का इजाफा दर्ज किया गया। अब जरा सोचिए, जब किसी देश पर दबाव हो और उसके एक रास्ते पर मुश्किलें बढ़ रही हो लेकिन दूसरे रास्ते से उसका कारोबार इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, व्यापार के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अप्रैल के बीच इस बॉर्डर के रास्ते करीब $217 मिलियन का सामान ईरान से बाहर गया। इसके साथ करीब 4400 टन माल के एक्सपोर्ट की बात सामने आई है। दोस्तों, सिर्फ ट्रकों की आवाजाही नहीं बढ़ी बल्कि रेलवे के रास्ते भी बड़ी मात्रा में माल पहुंचा। करीब 8975 ट्रेन, वैगन या मालगाड़ी के डिब्बे इस बॉर्डर से गुजरे बताए जा रहे हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में करीब 205% से ज्यादा बताई गई है।
दोस्तों अब आते हैं उस खबर, उस रिपोर्ट पर जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। कहा जा रहा है कि यूएई ने ईरान को अरबों डॉलर की मदद दी, करीब 2 टन सोना पहुंचाया है और ईरान के लिए कुछ यात्री विमानों की व्यवस्था भी की गई। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस खबर को समझते वक्त दावे और पक्के सबूत के बीच फर्क करना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया करीब 3 अरब डॉलर कैश, 2 टन सोना और 15 विमान ईरान तक पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि यूएई खुद को ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव में सीधे निशाने पर आने से बच सके। अब सवाल उठता है, क्या वाकई यूएई ने ईरान को इतना बड़ा पैकेज दिया है? इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इस दावे के कुछ हिस्सों को लेकर रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन पूरे पैकेज की स्वतंत्र और पक्की तस्दीक अभी नहीं हुई है। खास तौर पर 2 टन सोने और पूरे 3 अरब डॉलर के ट्रांसफर को लेकर आधिकारिक स्तर पर साफ तस्दीक नहीं हुई। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जरूर है। इससे पहले जून में रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया था कि संयुक्त अरब अमीरात से ईरान के लिए अरबों डॉलर की रकम खोलने को लेकर बातचीत हुई थी और कुछ सूत्रों ने 3 अरब डॉलर की पहली किस्त पहुंचने का दावा किया था। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यूएई ने 3 अरब डॉलर समेत ऐसे ट्रांसफर के दावे को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया था। यानी तस्वीर में 2 बातें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ कुछ सूत्र बड़े आर्थिक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएई आधिकारिक तौर पर ऐसे ट्रांसफर से इनकार कर रहा है। अब अगस्त में फिर से ऐसी खबरें सामने आई कि यूएई ने ईरान की तरफ विमान गए और उनके जरिए कथित तौर पर ईरानी संपत्तियों और सोना पहुंचाए जाने की बात कही गई। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि यूएई से विमान तेहरान के मेहराबाद और कराची के पयाम एयरपोर्ट तक गए। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात समझिए, जहाज का आना जाना साबित करता है कि उड़ान हुई है, लेकिन ये अपने आप साबित नहीं करता कि विमान में पैसा, सोना या कोई खास संपत्ति ले जाई गई थी। यही वो जगह है जहां खबर और उसके दावे को अलग अलग देखना जरूरी है। मान लीजिए कोई विमान दुबई से तेहरान गया, ये एक तथ्य यानी फैक्ट हो सकता है, लेकिन उस विमान में क्या था, कितना पैसा था, क्या सच में 2 टन सोना था, क्या कोई समझौता हुआ है और क्या उसके बदले ईरान ने यूएई पर हमला न करने का भरोसा दिया? इन सवालों के जवाब के लिए हमें बैंकिंग रिकॉर्ड, कार्गो दस्तावेज, आधिकारिक बयान या दूसरे स्वतंत्र सबूत चाहिए। अभी तक उपलब्ध जानकारी में इन दावों की पूरी तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए इसे पक्की खबर के बजाय एक गंभीर लेकिन बगैर तस्दीक का दावा मानकर देखना ज्यादा सही होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।